फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज स्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 15 की स्टडी करने वाले हैं। अभी तक मैं आप लोगों को 14 पेपर पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा मैं 3 टॉपिक वाइज क्लासेस ले चुका हूं। आई थिंक हमारी टोटल मिला के अब तक 16 से 17 क्लासेस हो चुकी है। आज हम पेपर नंबर 15 पढ़ेंगे। तो आपके पास में अब हमारे पास में 10 दिन का टाइम रह गया है, तो आप अच्छे से पढ़ें और सबको शेयर करें और लाइक करें जिससे सभी बेनिफिट ले सकें। तो आज मैं आपको पेपर नंबर 15 पढ़ाने वाला हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1/x-4 प्लस 1/x-6 बराबर 1/x-2 प्लस 1/x-8। कुछ सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, कुछ सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा हल करो। तो ये चैप्टर नंबर 1 का 1.4 का क्वेश्चन है। देखना ध्यान से एक बार। एक नंबर में 1.4 से क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा 1.3 या 1.2 में से एक क्वेश्चन 2 नंबर के वहाँ रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दोनों पक्षों में अंश समान है। दोनों पक्षों में अंश समान है और हर के पदों का योग समान है। दोनों पक्षों में अंश समान है और हर के पदों का योग समान है। तो RHS के हर के पदों का योग, RHS के हर के पदों का योग x-4 प्लस x-6 बराबर हो गया 2x-10। ऐसे ही LHS के हर के पदों का योग निकाल लें। x-2 प्लस x-8 बराबर 2x-10। तो अंश के पदों का योग बराबर हर के पदों का योग आ रहा है, यानी राइट हैंड के हर के पदों का योग और लेफ्ट हैंड के हर के पदों का योग दोनों का समान आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो किसी भी एक के हर के पद के योग के 0 के बराबर रखते हैं। तो ये उधर गया प्लस का, तो x बराबर हो गया हमारे पास में 10/2। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास में 5। तो ये था कि जब अंश समान हो तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हर के पद समान हो, तो उस केस में किसी भी एक को 0 के बराबर रखकर किसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम? x का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पहले भी आया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से पढ़ाई करें और जितना हो सके उतना रिवीजन करें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस ही मांगती है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ पॉसिबल होता है मैथ्स में। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है प्रायिकता का। तो सबसे पहले कुल परिणाम, एक पासे को एक बार फेंकते कुल परिणाम आते हैं 6। एक पासे को एक बार फेंकते कुल परिणाम आते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। और संभावित परिणाम जो पूछा जाता है वो संभावित परिणाम होता है, फेवरेबल आउटकम्स। अब अभाज्य संख्या बोला, अभाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है, आप तो पता है। तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3 और 5। ये वो संख्या हैं जो खुद की टेबल में आती है, यानी अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और ये कितनी है? टोटल 3। फिर हम इसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ये प्रायिकता का फॉर्मूला है। तो P ऑफ E संभावित परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, तो ये हमारे पास में आ गया 1/2। तो ये
क्वेश्चन नंबर 2 था, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता इसने पूछी थी हमसे। तो हमने सबसे पहले पासे को फेंका, कुल परिणाम आते हैं 6, फिर संभावित परिणाम निकाला। जो हमसे पूछा जाता है वो संभावित परिणाम होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद में इसकी वैल्यू रखते हैं। देखते हैं कि जो प्रायिकता का मान है वो कभी भी 0 से कम नहीं होता और 1 से ज़्यादा नहीं होता। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पीयूसी का पूरा नाम लिखो। पीयूसी का पूरा नाम लिखो। पीयूसी का पूरा नाम लिखो। तो पीयूसी का पूरा नाम होता पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो उन व्हीकल्स के लिए होता है जो पोल्यूशन को एक लिमिट से अंडर निकालते हैं। अगर इससे यानी इसकी लिमिट से ज़्यादा ऊपर पोल्यूशन होता है तो ये जो पीयूसी सर्टिफिकेट है वो नहीं बनता है। तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को क्या होता है, जो ये बताता है कि जो पोल्यूशन है वो किस स्तर का होता है। तो पीयूसी की फुल फॉर्म होती है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये सभी व्हीकल्स के लिए कंपलसरी होता है। अगर ये नहीं होता है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स का ये ओनर होता है उसको फाइन यानी चार्ज पे करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। सिंपल सा फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है इसने। तो एक गोला है मेरे पास में जिसकी त्रिज्या 1.4 यानी आर हमें दे रखा 1.4 सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। देखो पॉइंट हटाया अपॉन में 10, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, तो ये हो गया 7 2 जा 14 2 टाइम्स। मैं आगे कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा बता रहा हूँ अभी। 4 × 22 2 × 14 बटे 10 को 10 से गुणा किया 100। इससे क्या बेनिफिट होगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले के जितने जीरो है उतने से पीछे से काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो अगर 22 चौक 88 को 2 से गुणा कर लो, 88 मल्टीप्लाई 2 और 16 और 16 17 176। फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 176 मल्टीप्लाई 14, ये 24 4 7 28 30 4 3 7, ये हो गया 671 4 6 2464 2464 अपॉन 100। इसलिए नहीं किया कैलकुलेशन क्योंकि अब एक 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, तो ये 2 के बाद में पॉइंट लगा तो क्षेत्रफल पूछा इसलिए स्क्वायर। आगे बोला आयतन ज्ञात करो। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। वही कैलकुलेशन 7 2 जा 14। आगे नहीं कट रहा है तो 4 × 22 × 2 × 14 × 14 बटे में 3 × 1000। तो ये हो गया 22 चौक 88 को वापस 2 से गए 176 गुणा 196 और ये हो गया 3000। इसको इससे गुणा करके इसका डिवाइड करना है और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको मल्टीपल करके डिवाइड करना है। तो सिंपल से इसने बोला था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का फॉर्मूला लगाया, त्रिज्या दे रखा है, कैलकुलेट करना है बस। क्षेत्रफल के आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, आयतन के आगे सेंटीमीटर या मीटर क्यूब लगाना है। यूनिट का हाफ मार्क्स मिलता है तो यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें सेंटीमीटर
स्क्वायर लगाना है या क्यूब लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। वह ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं जो बोलता हूँ उसको भी आप ध्यान से सुना करो, ऐसा नहीं कि मैं देखना ही है, मैं सुनना भी है साथ में। तो देखते हैं, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। जब भी बेलन का आधार शंकु का आधार हो तो हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल लगता है। देखना इधर एक बार, ये हमारे पास में एक बेलन है जिसका आधार यानी जिसके ऊपर ये टिका होता है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 154। तो बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसको पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कितना दे रखा है हमें? 154। तो पाई का मान 22/7 154, इसका 22 154, तो आर स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 49, तो आर बराबर √49। तो आर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, आर 7। ऊंचाई दे रखी है अपने को 21 सेंटीमीटर। पूछा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर कितनी आई हमारे पास में? 7। और ऊंचाई कितनी आई? 21 दे रखी है ऊंचाई। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7 × 21, 22 7 154 गुणा 21, मल्टीपल करेंगे नॉर्मल। ये हो गया 4 8 5 13, 3 2 3 4। क्षेत्रफल पूछा है इसलिए स्क्वायर, सॉरी आयतन है, आयतन इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 7, 21 ऊंचाई दे रखी है, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 हो गया, मल्टीपल 21। 44 को 21 से मल्टीपल कर लीजिए, ये हो गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन तो आया 3234 सेंटीमीटर क्यूब और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा पहले बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया, तो पाई आर स्क्वायर, वहाँ से क्या निकाली हमने? आर की वैल्यू, जो कितनी है हमारे पास में? 7। उसके बाद में ऊंचाई में दे रखी 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन पूछा है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है 2 पाई आर एच। तो दोनों के फॉर्मूले लगा दिए। त्रिज्या हमारे पास में नहीं थी तो पहले हमने वहाँ से त्रिज्या निकाली है। तो बस चैप्टर नंबर 16 में अगर आप लोगों का फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें दिया हुआ क्या है और क्या हमसे पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कि क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38वां 16वां पद 73 है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पहले हमारे पास में आ चुका है बहुत बार। तो हम देखते हैं कि उस एपी के, ये बोल रहा है 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। तो हमें निकालना है इसका 31वां पद। मैंने बोला था आप लोगों को जो भी पद दे रखा उससे एक कम डी हमें लेना है। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बोल रहा है कि 11वां पद, तो मैंने आपसे बोला था जो भी पद बोले उससे एक कम डी लेना है। तो 11वां पद का मतलब a + 10d कितना दे रखा हमें? 38। क्वेश्चन नंबर समीकरण 1। उसके बाद में बोला है 16वां पद
तो 16वां पद हमें यानी a प्लस 15d, तो कितना दे रखा है 73। तो यहाँ से हमारे पास में दो समीकरण बने हैं, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल किया हमने, विलोपन विधि लगा लेते हैं। तो a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे, जैसे ही 1 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास में d का मान आएगा। तो देखो ध्यान से एक बार, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से बचा माइनस का 5d, ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास में माइनस का 35, तो d बराबर हो गया 35/5। तो d की वैल्यू क्या आ गई 7। किसी भी एक में रख दो, d का मान 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर, तो a प्लस 10 d की जगह 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38 हो गया। तो a बराबर हो गया 38 माइनस 70, यानी a की वैल्यू किस में आने वाली है माइनस में। तो 2, a कितना है हमारे पास में माइनस के 32, और d का मान क्या है हमारे पास में 10। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पद, तो मैंने आपसे बताया जो भी पद पूछता है उससे एक कम d लेते हैं। तो 31वां पद ज्ञात करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 30d, a का मान माइनस के 32 प्लस 30, d का मान 10, तो हो गया माइनस के 32 प्लस 300, तो हो गया माइनस के 168, सॉरी प्लस का 168 हो गया। अतः 31वां पद, तो पहले भी आया हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन, जो पद बोला उससे एक कम d लेना है हमें। तो हमने 11वां पद बोला था a प्लस 10d, 16वां पद बोला a प्लस 15d, दोनों को विलोपन विधि से हल किया और a और d का मान निकाला। पूछा गया 31वां पद यानी a प्लस 30d, a और d का मान हमारे पास में n की जगह 30, तो इस प्रकार हमने कौन सा पद निकाल लिया 31वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो पहले भी बहुत बार आ चुका है, बस डिजिट चेंज हुई है, डिजिट चेंज हुई है, बाकी क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 247 व 2055 को इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में, कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। पहले ही क्वेश्चन आया था ऐसा, उसमें था क्वेश्चन कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता हो, यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता हो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे बड़ी, तो जहाँ भी आपको बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक संख्या दिख जाती है वह HCF निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में हम HCF निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये से बोल रहा है कि 247 व 2055 प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है, तो दोनों नंबर में से पहले 7 माइनस कर देंगे हम। तो ये तो हो गया 240, उसके बाद में हो गया ये हो गया 2048। तो ये दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर का HCF निकालेंगे हम, अतः 2048 व 240 का HCF। अब हमारे पास में दो मेथड है जिससे आप चाहो निकाल सकते हो। तो मैंने यूक्लिड डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगाया, 2048 2048। अब शो करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन, 2048 और 240 में बड़ा कौन। ये तो जो बड़ा नंबर है उसको हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो बड़ा नंबर है उसको लिखना है हमें लेफ्ट हैंड साइड पर,
और राइट छोटे नंबर को राइट हैंड साइड पर। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीपल करेंगे कि या तो ये 2048 आ जाए, इससे कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 10 से करता हूँ 2400 ज़्यादा हो जाता है। एक बार 8 से करके देखते हैं, 240 को गुणा 8 से करके देखते हैं, तो ये 0 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, तो ये हमारे पास में हो गया 1920 कितने से करने पर, 8 से करने पर। अब 1920 कम है 2048 से, फिर भी कितना कम है, ये 8 2 10 128 कम है। जितना कम है उतना प्लस कर देते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन, 240, छोटा कौन, 128। फिर गुणा किया किससे, देखते हैं 240 को 128 को अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ 256 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए किया 1 से। कितना कम है, फिर भी कम है, जितना कम उतना प्लस करना पड़ता है। 112 कम है, जितना कम उतना प्लस। फिर इन दोनों में से बड़ा कौन, 128 बड़ा है, 112 छोटा है। फिर 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करते ही ज़्यादा हो जाता है, तो 128 में से फिर 112 माइनस किया तो 8 में से 2 गया, 6 बच गया, इधर 2 में 16। फिर इन दोनों में से बड़ा कौन, 112 और छोटा कौन, 16। अब 116 को ऐसे नंबर से गुणा करते हैं कि यह हो गया 8 7 से करते हैं, 7 6 जा 42, 7 कम 7 4 11 आ गया। कितने से करने पे, 7 से करने पे 0। कब तक करते हैं, जब तक 0 नहीं आ जाता है। तो ये यूक्लिड विभाजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपको यूक्लिड से नहीं निकालना होता तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपके पास में है। तो अतः 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 247 व 2055 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 प्राप्त होता है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक दिखाई जाती है, हम इसे एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों नंबर को माइनस किया, दोनों नंबर में से 7 माइनस किया, जो बचा उसका एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ के लिए बड़े नंबर को इधर, छोटे नंबर को इधर। बड़े छोटे नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि या तो वो संख्या आ जाए, उससे कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दोनों में से बड़ा होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं और छोटे को उधर लिखते हैं। फिर दोनों को गुणा करते जाते हैं, कब तक करते रहते हैं, जब तक 0। तो ये 16 ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करने में प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। कैसे बचता है देख लेते हैं एक बार। 247 में हम डिवाइड करते हैं अगर 16 का, तो 16 कम 16, तो बचा 14 बच गया 8, 16 पंजे 80, बच गया शेष 7। तो ये इस प्रकार ये प्रत्येक स्थिति में शेष 7 बचता है। तो वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारे पास में, 16 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये अच्छा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन है इसके इस प्रकार हमारे में। एक तो है चैप्टर 2.2 में या 3 में और एक है विविध में। तो दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको, तो आप इनको ध्यान से देखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले उन नंबर को माइनस करेंगे और उनके बाद में दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ नहीं लिखना है हमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक चतुर्भुज के विकर्ण, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध करो ये समानांतर चतुर्भुज है। 10.2 का क्वेश्चन है, नहीं 10.1 का क्वेश्चन है। 10.1 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है उन्हें बराबर भागों में बांटना। तो सिद्ध करना है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखो इधर ABCD, तो हम गिवन में लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है और साथ में दे रखा है कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन का मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे को बांटते हैं। तो हमें दे रखा है OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये हमें दे रखा है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है टू प्रूव
सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। और आप सभी को पता है समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है या दो भुजाएं समानांतर होती है, उसे कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं प्रूफ। ध्यान से देखना, मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में मैंने लिया त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। इसमें आपको सिंपली दे रखा है ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी दे रखा है। और हमें दे रखा है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। इसको मैं लिख सकता हूँ कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बाय SAS ट्रायंगल AOB सर्वांग सम ट्रायंगल COD। फिर मैंने एक आपको नियम बताया था, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, जिनको बोलते हैं CPCT। तो CPCT से ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, यानी लिख सकता हूँ कोण OAB, कोण OAB बराबर कोण OCD। अब ये दोनों कोण हमने बराबर किया तो ये दोनों कोण एक तिर्यक रेखा के ऊपर स्थित है। अतः ये दोनों कोण एक तिर्यक रेखा पर स्थित है, तिर्यक रेखा पर स्थित है। और जब दो बराबर कोण एक तिर्यक रेखा पर हो, जब दो बराबर कोण एक तिर्यक रेखा पर हो तो वह दोनों भुजाएं समानांतर होती है। अतः AB समानांतर CD, अतः ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 3 नंबर में बोला था कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। दोबारा देखना है, चतुर्भुज बनाए विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। सिद्ध करना है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज। ये चतुर्भुज ये लिए दोनों को सर्वांग समरूप किया, CPCT लगाया, दोनों कोण बराबर किया। और जब दो कोण एक तिर्यक रेखा पर स्थित होते हैं तो उनके द्वारा बनने वाली रेखाएं समानांतर होती है। और इस प्रकार ये समानांतर चतुर्भुज कौन सा है? एक समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार आया है तो अच्छे से एक बार कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें और मैक्सिमम तो शेयर करें। स्पेशली महात्मा ज्योतिबा फुले के बच्चे स्पेशली देख लें। कि कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कमेंट कर लें या बाय कांटेक्ट कर लें मुझसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क्स में रहने वाली कोसेक A माइनस साइन A और सेक A माइनस कॉस A सिद्ध करना है 1/10A प्लस कॉट A। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखना, दोनों साइड से हमें सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड भी लेनी है, राइट हैंड साइड भी लेनी है। तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो कोसेक A माइनस साइन A और सेक A माइनस कॉस A, इसको सोल्व किया तो 1/sin A माइनस साइन A। सेक को लिखा 1/cos A माइनस कॉस A। एलसीएम लिए साइन A तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A। एलसीएम लिया कॉस A तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। इसके स्क्वायर से एक कैंसिल, स्क्वायर से एक कैंसिल, तो हमारे पास में बच गया साइन A कॉस A। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। राइट हैंड साइड 1/10A प्लस कोट है। हमें लेके आना है साइन कोस। हमारे पास में 10 कोट है तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर ले। हमने फॉर्मूला पढ़ा है 10 का फॉर्मूला पढ़ा है साइन अपॉन कोस और कोट का फॉर्मूला पढ़ा है कोस अपॉन साइन। एलसीएम लिया
कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए, साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 अपॉन कौन सा वाला, ये 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगेन 1 होता है, तो कॉस ए और साइन ए। जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 इंटू साइन ए कॉस ए और 1, तो हमारे पास में क्या आ गया, साइन ए और कॉस ए। तो यही हमें चाहिए था, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों साइड सोल्व किए, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर लेके आना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। उसके बाद में एक क्वेश्चन 10 है वो प्रूफ करने वाला है चैप्टर नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 लेके आना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखो पहले आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल एक टर्म एक्स्ट्रा दे दी इसमें और कुछ नहीं किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ली, इधर देखेंगे ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड ली, सबको कोस साइन में कन्वर्ट किया, कोस सेक को लिखा 1 अपॉन कोस प्लस 1, 1 अपॉन कोस माइनस 1, तो एलसीएम लिया 1, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, परिमेकरण किया, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं परिमेकरण। ये तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल, तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखते हैं अलग अलग डिवाइड किया, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा और साइन अपॉन कॉस होता है कॉट थीटा। तो यही हमें लेके आना है, कुछ नहीं, हमारे पास में पहले ये यहाँ से क्वेश्चन था, एक टर्म एक्स्ट्रा दिए तो सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार हमने परिमेकरण किया और इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ वो लास्ट क्वेश्चन है और पहली बार आ रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, सिद्ध करो एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों, सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों, कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है हमें। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये से बोल रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के समद्विभाजकों को द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हमने एक चतुर्भुज लिया, चक्रीय चतुर्भुज होता है वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ABCD, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, हम गिवन में लिखेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके कोणों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये क्या हुआ, P, Q, R और S। तो हमें सिद्ध करना है कि जो अंदर ये चतुर्भुज बन रहा है PQRS, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो 1 2 3 4 ये एंगल लिया हमने। तो ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करना।
तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया हुआ है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके अलावा कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखते हैं। तो प्रूफ वाला पार्ट लिया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब समद्विभाजक बोला है, समद्विभाजक का मतलब होता है हाफ, आधा। तो मैं दोनों पक्षों को 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में 2 से भाग, तो ये हो गया कोण a/2 प्लस कोण c/2 बराबर 180/2। तो कोण a/2 यानी इस a का आधा कितना हो गया 1, और c का आधा कितना हो गया 2, और इधर हो गया 90 डिग्री। समीकरण 1। फिर मैंने लिया इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2। अब बात करते हैं त्रिभुज ए क्यू बी। त्रिभुज ए क्यू बी की बात करता हूँ। त्रिभुज ए क्यू बी में ध्यान से देखना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण Q प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं कोण Q का मान निकालूँ तो क्या आएगा 180 माइनस कोण 1 माइनस कोण 3, इसको दिया समीकरण 3। इसी प्रकार त्रिभुज CDP में DCP में कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण 2 माइनस कोण, ये 1 प्लस 2 था, 1 प्लस 3 तो 2 माइनस 4। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, इनको जोड़ते हैं तो कोण P प्लस कोण Q बराबर हो गया 180 180 360, माइनस कॉमन लिया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, तो ये हो गया कोण P प्लस कोण Q बराबर 360 माइनस 180। क्यों कि 90 और 90 समीकरण 2 से देखो, ये दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से तो हो गया कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। अब चक्र सम्मुख कोण है P और Q, इनका योग 180 डिग्री आ गया, अतः PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास सबको पसंद आई होगी। तो सभी शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।